हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। चेक कर लीजिए एक बार, मेरी आवाज आ रही है? चलो, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 2। और आज हम कवर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है हैलोजिनेशन। बहुत डिटेल में पढ़ना है इसको, क्योंकि प्रॉपर्टीज से कभी सवाल आता है तो इस वाली प्रॉपर्टी से पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप के सवाल बनते हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है पहला सवाल, टोटल नंबर ऑफ मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बताओ। और दूसरा सवाल मेजर माइनर वाले होते हैं। ठीक है, आइए जरा। तो हैलोजिनेशन की बात करें तो हैलोजिनेशन में क्या होता है, आइए ध्यान से देखते हैं। मेरे पास अल्केन है। क्या है? अल्केन है। तो अल्केन की रिएक्शन होती है X2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। समझना बात को। X2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या करना है आपको? H हटाओ, X लगाओ, काम खत्म। देखो, सिंपल सी रिएक्शन है। RH की रिएक्शन X2 के साथ होती है। क्या करना है बेटा? H हटाओ, X लगाओ। देखो, सिंपल है। HX निकाल दो। H हटाओ, X लगाओ। तो इसका डीएम क्या बनेगा? H हटाओ, X लगाओ। कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ। सही है ना? वही वाली है। तो आर एच से क्या बन रहा है? आर एक्स बन रहा है। देखो, आर एच से क्या बन रहा है? आर एक्स बन रहा है। देखो, देखो ना। तो क्या डीएम बना इसका? एच हटाइए, एक्स लगाइए। सिंपल सा एकदम, है ना? अब इसमें पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाला सवाल, है ना? तो पहला सवाल ऐसा पूछते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बताओ। एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया है मुझे, मीथेन की रिएक्शन करानी है Cl2 के साथ। सनलाइट। ठीक है, सनलाइट डालते हैं यहां पर, है ना? एच हटाओ और एक्स लगाओ। क्या आएगा? Cl। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो अल्काइल हैलाइड बनता है इसमें। बाकी हम HCl को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में काउंट नहीं करते। अगर तुमसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, इसका मतलब अल्काइल हैलाइड चुनना है तुम्हें। ठीक है, तो पहला सवाल ये आंसर। दूसरा बताओ, अगर इथेन ले लिया जाए और इसका आप मोनोक्लोरिनेशन करवाओ तो क्या बनेगा? बताओ। आप कोई भी H हटा सकते हो। देखो, आप यहां से H हटाओ, चाहे यहां से कहीं से भी हटा लो, बात बराबर है। ठीक, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। कितना कितना आएगा आंसर? इसका क्या आएगा? इसका 1 आएगा, इसका 1 आएगा। ठीक है, अगला देखना जरा। अगर मैंने यहां पर प्रोपेन ले लिया, क्या ले लिया? प्रोपेन। और इसकी रिएक्शन कराऊं मैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप बता सकते हैं क्या मुझे? आप कहां कहां से H हटा सकते हैं? यहां से हटाओ या यहां से हटाओ, बात बराबर है। और एक बार यहां से हटा सकते हो, तो कैसा दिखेगा? ऐसा, प्लस ऐसा। कितने बनेंगे? दो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें मोनो हेलोजिनेटेड। एक 1 क्लोरोप्रोपेन, एक 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लियर है एकदम? तो मोनो हेलोजिनेटेड में हम अल्काइल हैलाइड काउंट करते हैं, HCl काउंट नहीं करते। और कैसे देखते हैं? डिफरेंट टाइप के H आपको देखना है, तो पहले हम पहले टाइप का सवाल कवर करेंगे जिसमें आपको मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट पूछा जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेजर कैसे देखते हैं, माइनर कैसे देखते हैं, उसका भी तरीका है ना? तो पहले आप ये बेसिक रिएक्शन नोट कर लो, और कहां कहां से H हटा रहे वो आप समझ चुके हो। डिफरेंट टाइप के H आपको देखना है और आंसर करना है। नोट कर लो।
को लिख लो फिर धीमे धीमे आगे और अल्केन्स लेते हैं डिफरेंट टाइप की। लिख लो तो बता देना। लिख लो तो नोट कर लेना। डन। चलिए आइए, 3 हो गए, 14 सवाल। फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें आपको कैसे सवाल पूछ सकते हैं देखना। देखो सवाल ऐसा लिखा होगा, टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स ये बताने हैं। अब यहां पर दो सवाल बनते हैं, क्या? एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, है ना, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। और दूसरा सवाल पूछा जा सकता है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। एक्सक्लूडिंग पूछा जा सकता है और इंक्लूडिंग पूछा जा सकता है ना। ठीक है, अब देखना जरा। अब आप मुझे बताओ कहां कहां से एच निकाल सकते हो, देखना। क्या तुम यहां से एच निकाल सकते हो? अब यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, बात बराबर है। और एक बार तुम यहां से निकाल सकते हो, ये दोनों सेम है। तो दो स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। कैसे? दो कौन कौन से? एक यहां पर और एक यहां पर, देखना। तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो में तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने हैं, बताओ कितने बने? 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन। तो क्या आंसर आ गया इसका? 2। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो क्या आंसर आया? 2। और अब मुझे बताओ इसमें कोई कायरल है क्या? नहीं है। इसमें कोई कायरल है क्या? यस सर, ये मिल गया। और अगर कायरल है तो इसके दो काउंट होंगे, क्यों? एनेंटियोमर पेयर बनता है एक कायरल में, एक कायरल में एनेंटियोमर पेयर बनेगा, दो इसके काउंट होंगे, एक डी और एक एल, एनेंटियोमर पेयर। और इसमें कोई कायरल नहीं है तो एक ये काउंट होगा। तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आंसर क्या आएगा बेटा? 3। क्यों? इस वाले में कायरल है तो इसके दो काउंट होंगे, ध्यान रखना, एक कायरल तो दो आइसोमर। तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो का मतलब क्या होता है? सिर्फ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर काउंट करना। और इंक्लूडिंग स्टीरियो का मतलब क्या? उन स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन कहां है, अगर एक कायरल तो दो आइसोमर बनेंगे, ये चेक करना है बस। सर पीछे वाले में क्यों नहीं किया? यहां पर कोई कायरल ही नहीं था, देखो। तो इसका एक्सक्लूडिंग लिख लो या इंक्लूडिंग लिख लो, सेम आएगा। तो इन तीनों में एक्सक्लूडिंग स्टीरियो और इंक्लूडिंग स्टीरियो सेम रहेंगे। यहां तो सेम ही रहेगा ना, क्यों? कोई कायरल ही नहीं था, यहां कोई कायरल ही नहीं था, तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो और इंक्लूडिंग सेम थे। यहां से पहली बार तुम्हारे पास कायरल कार्बन जनरेट होना चालू हुआ, देखो पहली बार कायरल आया तुम्हारे पास। तो हम बात कर रहे हैं एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग की। बात समझ में आई? वेरी गुड। अगला सवाल देखना, 5th। चलो इसका आंसर बताना है। आपको क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी दिया जा सकता है ना। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो और इंक्लूडिंग स्टीरियो, दोनों बताने।
करो, ट्राई करो जरा, ट्राई कर लीजिए जरा आप लोग, सभी लोग, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। बताओ, मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में से कहीं भी एक जगह से निकाल दो, मान लो यहां से, ये इन तीनों में से, और एक यहां से, देखो जरा बना के देख लो, तो कैसा दिखेगा ऐसा? यहां बी आर, और एक ऐसा दिखेगा, यहां बी आर, देखो ये तो बनेंगे। बताओ क्या इसमें कायरल है? नहीं है। इसमें कायरल है? नहीं है। और अगर कायरल नहीं होगा तो एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग सेम ही तो आएगा आंसर। अरे भैया कायरल ही नहीं है तो एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग सेम आएगा। क्लियर? क्लियर है एकदम? हो गया? चलो भाई अगला सवाल बताना। 5 हो गए? अगला बताना। सिक्स। सेवेंथ। टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड और यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमिनेटेड, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग, है ना? दोनों में ही बताना। करो, ट्राई करो, बताओ जरा, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। और आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है, एमआर सर का मेरे पास मैसेज आया था। एमआर सर आज शाम को 7 बजे से आप लोगों का लाइव लेक्चर लेंगे, ठीक है? एमआर सर की शाम 7 बजे आज क्लास है। चलो अगला वाला करो, सिक्स्थ वाला। मुझे एक बात बताओ, इधर दोनों में से कोई भी एक ले लो, ये और ये सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, कोई भी एक ले लो, और एक ये वाला भी तो है बीच वाला, है ना? आइए बना के देख लेते हैं। टीएल ऐसा आएगा, टीएल ऐसा आएगा, टीएल ऐसा आएगा, देखो 1 2 और 3 ये बनेंगे, ठीक है? 1 2 और 3 ये बनेंगे। तो अगर मैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो की बात करूं तो स्ट्रक्चर काउंट करते हैं सिर्फ। अब मुझे बता, इसमें कोई कायरल है क्या? नहीं है। इसमें कोई कायरल है क्या? जी सर मिल गया। देखिए ये वाला कायरल मिल चुका है। इसमें कोई कायरल है क्या? नहीं है। और अगर कायरल मिल गया है तो 2 इसके काउंट होंगे और एक एक ये काउंट होगा। अगर मैं इंक्लूडिंग की बात करूं तो 2 3 4, तो इंक्लूडिंग स्टीरियो 4 आएगा। 3 और 4 आंसर कितने लोगों का आ गया? बहुत बढ़िया प्रीति, प्रदीप, बहुत बढ़िया बेटा। क्लियर है एकदम? चलो अगला सवाल करें। अगले वाले में आप गौर से देखो, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला सारे सेम हैं। कहीं से भी आप एच हटाकर बी आर लगा सकते हो।
देखो ये सारे सेम है, और यहां तो एच ही नहीं है। अब ये मत कर देना सर एक हम यहां लगा देंगे, पागलपने नहीं करने, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, एच ही नहीं है उसके पास। अरे भैया जब एच है ही नहीं तो हटेगा क्या? तो सिर्फ एक ही बनेगा और इसमें कोई कायरल नहीं है, तो एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग सेम रहेंगे। क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया ऐसा, वेरी नाइस ज्योति, साहिल बहुत बढ़िया, जय वेरी नाइस। क्लियर एकदम? क्लियर है? तो आपको बस ये चेक करना है कितने टाइप के एच दिख रहे हैं। डन हो गया? बेटा इंक्लूडिंग में तुम्हें कायरल कार्बन चेक करना है, एक कायरल के 2 आइसोमर काउंट कर लेना, और ये इनमें कायरल नहीं है लेकिन ये एक एक स्ट्रक्चर तो काउंट होंगे ना। इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तुम्हें बताना है कितने कंपाउंड है, इंक्लूडिंग कितने कंपाउंड है, तो इसके 2 बनने लगेंगे ना इंक्लूडिंग में, और ये तो काउंट करने ही है आपको भाई। ठीक है, डन हो गया मामला, वेरी नाइस। कितने हो गए? 6 हो गए। अगला देखना जरा, 7th। सेवेंथ देखिएगा, 8th। चलो फटाफट से आंसर करो। चलिए ये 2 सवाल और करें। बताओ क्या लग रहा है? एट्थ वाला थोड़ा मस्त सवाल है, अच्छे से करना। क्या लग रहा है? बोले, जवाब दे। अगर मैं 7th वाले की बात करूंगा तो देखो जरा, ये सारे के सारे सेम है, कहीं से भी हटाओ, सारे के सारे सेम है कहीं से भी, तो एक ही बनेगा बस। कैसा दिखेगा? ऐसा देखो, और कोई कायरल नहीं है इसमें, एक ही बनेगा बस। 8th वाला ट्राई करो अच्छे से, 8th वाला, 8th वाला बताओ। 8th वाले में जनता गलत करती है, थोड़ा ध्यान से करना। बोलो, हुआ 8th वाला? चलो देखो जरा, बहुत ध्यान समझना, ये वाला और ये वाला ये सेम है, ये सेम नहीं है इसके साथ, बना के देख लो। ये दोनों सेम है, ये सेम नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, ये तीनों सेम ले लेते हैं, ये दोनों सेम है, ये सेम नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 4 बनेंगे इसके स्ट्रक्चर। देखो बना के दिखा रहा हूं ना, ध्यान से देखना। यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, देखो 4 बनेंगे। जिन लोगों को 3 लग रहा था वो 3 नहीं है, 4 है भाई। क्यों? ये दोनों सेम है, ये अलग है। सर अलग कैसे? ये देखो आपके सामने, आपकी नजरों के सामने लिखा है, ये देखो और ये देखो, ये दोनों डिफरेंट है। आप आईयूपीएसी नेम करके देख लो, इसका आएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका आएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन।
दोनों के नाम अलग हैं, इसका मतलब दोनों कंपाउंड अलग हैं, है ना। तो तुमको जो लग रहा था कि 3, एक्चुअल में 3 नहीं 4 है। सेम नहीं है वो, अरे लॉरेंज बेटा सेम नहीं है, देखो ना तुम्हारी आंखों के सामने लिखा है। ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल है, ये 1 ब्रोमो 3 मिथाइल है, देख लो आप। ठीक, तो 4 बनेंगे इसके एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, और इंक्लूडिंग कितने, कायरल कार्बन चेक करेंगे। आओ बताओ इसमें कोई कायरल है, जी सर ये वाला कायरल मिल गया, 2 काउंट होंगे। इस पूरे कंपाउंड में कोई कायरल है, नहीं है, 1 काउंट होगा। इस पूरे में कायरल है, यस सर, 2 काउंट होंगे। इस पूरे में कायरल है, नो सर, 1 काउंट होगा। 2 और 2 4, 5 6, सही आंसर 4 एंड 6 आएगा। कितने लोगों का आ गया था बेटा, पायल बहुत बढ़िया, पीयूष बहुत बढ़िया, जय तुमने थोड़ा सा गलत कर दिया। बात समझ में आई, 4 स्ट्रक्चर हैं और हर एक में हमें कायरल चेक करना है। तो मुझे पहले वाले और तीसरे वाले में दिख रहा है, इसमें और इसमें नहीं दिख रहा। पूरे कंपाउंड पहले तुम क्या करो, स्ट्रक्चर बना लो, फिर पूरे कंपाउंड में कायरल चेक कर लो कहां मिल रहा है ना। ठीक है, और यहां गौर से देखो, यहां लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लोगों को लगता है जहां बी आर लगाएं बस वही चेक करें, ऐसा नहीं। बी आर तो यहां लग रहा है लेकिन कायरल ये हो रहा है, देखो बी आर इस पोजीशन पर लग रहा है लेकिन कायरल ये वाला हो रहा है। इसलिए आपको पूरे कंपाउंड में चेक करना है, ऐसा नहीं कि जहां बी आर लगा उसी कार्बन को पकड़ लो, आपको पूरा कंपाउंड लेकर चेक करना है कि कायरल जनरेट तो नहीं हुआ कहीं भी। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सवाल था 8th वाला। इसी जैसा एक और सवाल दे रहा हूं, पहले आप इसको नोट कर लो, लिख लो इसको, फिर इसी जैसा एक सवाल और देता हूं। ठीक है, क्लियर है, डन। हो गया, चलो भाई अगला सवाल ध्यान से पकड़ लेना। चलो भाई संभालना, ये बहुत बढ़िया सवाल आने वाला आपके सामने। 8 हो गए थे ना, 9 10। ये दोनों ही बहुत बेहतरीन सवाल है, दोनों ही बहुत बेहतरीन सवाल, मजा आ जाएगा तुम्हें, दोनों ही बहुत बेहतरीन सवाल है। करो ट्राई करो, करिए ट्राई करिए। कर। सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए, बताएं जरा। बताओ, सबका आंसर ये। देखो 9th वाले में अगर हम बात करें, 9th वाले में अगर हम बात करें तो एक बार यहां से एच हटा के सीएल लगा देंगे, ठीक, एक बार यहां से
एक बार यहां से और एक बार यहां से, देखना जरा ध्यान से, ऐसा दिखेगा। एक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर और चार स्ट्रक्चर। ये आएंगे स्ट्रक्चर चार, तो चार स्ट्रक्चर आ गए, इसका मतलब इसका आंसर सीधे सीधे चार लिख दो। अब ध्यान से देखना जरा, क्या यहां कोई कायरल है? नहीं है तो एक काउंट होगा। क्या यहां कोई कायरल है? नहीं तो एक काउंट होगा। क्या यहां कायरल है? यस सर, दो कायरल हैं, और दो कायरल में सिमिट्री नहीं है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर n काउंट होता है ना, तो दो कायरल अगर होते हैं तो चार काउंट होंगे। दो कायरल पर चार काउंट होते हैं, 2 की पावर 2, सिमिट्री नहीं ना। क्या ये कायरल है? नहीं है। ये कायरल है? नहीं है। लेकिन इसको अगर तुम गौर से देखो तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और डाई सब्स्टिट्यूटेड में एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। देखो जरा, अगर सिस ट्रांस होगा तो दो काउंट होंगे। देखो, अगर सिस ट्रांस होगा तो दो काउंट होंगे, बहुत ध्यान से, डाई सब्स्टिट्यूटेड है बेटा, सिस ट्रांस होगा तो चार और दो छह, सात आठ, आठ आंसर आएगा इसका, आठ आंसर आएगा इसका। देखो, अरे बहुत मस्त सवाल है, बहुत मस्त सवाल है। देखो, यहां से एच हटा के सीएल लगाया, यहां से एच हटा के सीएल लगाया, यहां से एच हटा के सीएल लगाया, और यहां से, ये चार स्ट्रक्चर बन गए डिफरेंट। ये वाला और ये वाला सेम था, तो इनमें से कोई एक ले लिया था। इसमें कायरल नहीं था, इसमें कायरल नहीं था, इसमें दो कायरल थे, दो कायरल सिमिट्री नहीं है, 2 की पावर 2 यानी कि 4, और डाई सब्स्टिट्यूटेड का केस बन गया सिस ट्रांस। भले ही ये कायरल नहीं है, लेकिन जीआई स्टीरियो पूछा है ना, इंक्लूडिंग स्टीरियो, और स्टीरियो में जीआई ओआई दोनों आते हैं, जीआई ओआई दोनों आते हैं। ठीक है, तो दो कायरल तो चार आइसोमर होते हैं, 2 की पावर n होता है, चार दो छह सात आठ, ये आंसर आ गया। अगला 10th वाला भी इसी ट्रेंड पर बेस्ड है, अगर आप बना ले गए तो मजा आ जाएगा भाई, अगर आप बना ले गए तो मजा आ जाएगा भाई। अब आप, कई लोग पता क्या करते हैं, सर यहां भी तो डाई सब्स्टिट्यूटेड था, आपने इसको डाई की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा? बेटा, जब तुमने इसके आइसोमर चार काउंट कर लिए तो वह डाई सब्स्टिट्यूटेड इसमें इंक्लूड हो चुका है, तो आपको उसको अलग से नहीं लेना। यहां तो कायरल नहीं था, इसलिए अलग से डाई काउंट करने पड़ेंगे। समझे बात को? ऐसा मत करना कि यहां पर बोलो सर डाई सब्स्टिट्यूट के दो और ऐड कर दो इसमें, बेटा चार में दो आ चुके हैं, यहां तो कायरल नहीं था, इसलिए अलग से जीआई काउंट करना पड़ेगा तुमको भाई। कायरल थोड़ी है वो, ये कायरल नहीं है, तो इसमें जीआई काउंट करने पड़ेंगे दो सिस ट्रांस। अगला वाला सवाल का आंसर कर दो जरा फटाफट से, अगले वाले सवाल का आंसर कर दीजिए, क्या लग रहा है? देखना जरा ध्यान से, यहां से एच हटा के बी आर, यहां से, यहां से, यहां से और यहां से, ये और ये तो सेम होगा इससे। देखो, ये वाला सेम है, इन दोनों में से कोई एक, और ये वाला सेम है। आइए जरा देखना, यहां बी आर लगा दूं इस जगह पे एक स्ट्रक्चर, यहां बी आर लगा दूं दूसरा, यहां बी आर लगा दूं तीसरा, यहां बी आर लगा दूं चौथा, और यहां बी आर लगा दूं पांचवा। बहुत बढ़िया सवाल है दोनों। तो टोटल 5 बन रहे हैं, टोटल 5 बन रहे हैं स्ट्रक्चर, चेक कर लो जरा, 5 आ रहे हैं। और इसमें कोई कायरल है क्या? नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें बेटा दो कायरल हो गए और सिमिट्री नहीं है, 2 की पावर 2 यानी कि 4, इसमें दो कायरल हो गए और सिमिट्री नहीं है, 2 की पावर 2 यानी कि 4,
और यहां पर ना तो ये कायरल है ना ये कायरल है, लेकिन ये आपस में जीआई एग्जीबिशन कर देंगे, डाई सब्स्टिट्यूट का केस है, तो सिस और ट्रांस यानी कि 2 काउंट होंगे। तो 2 + 4 6, 4 10 11 12, 5 और 12 कितने लोगों का आ गया था? 5 and 12। आदित्य वेरी नाइस, माधवी वेरी नाइस, रजब बहुत बढ़िया, प्रदीप वेरी गुड, अभय वेरी गुड, समझ गए मतलब काफी लोगों का आंसर आ गया। पुष्पा वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, और भी लोगों ने आंसर निकाला है। तो आप अब समझ चुके हैं इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग का क्या खेल है। दिल को एकदम अलग ही सुकून मिला होगा 5 बार आंसर देख के, है ना, जिन लोगों ने निकाल लिया होगा, जिन लोगों ने पहले निकाल लिया होगा, मजा आ गया होगा एकदम, है ना। डन हो गया मामला? क्या सभी लोगों का यही आंसर आया? चलें आगे बढ़े। है ना, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाले सवाल, है ना। अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट। ध्यान से देखना जरा। अब बेटा हमें मेजर प्रोडक्ट निकालना है, मेजर बताना है तुम्हें, है ना। और मेजर की बात हम कहां करते हैं? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में, है ना। तो पहला केस बता रहा हूं मैं, केस 1। इन क्लोरीनेशन, अभी मैं बताऊंगा फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही कराते हैं, फ्लोरीनेशन आयोडीनेशन अभी बताऊंगा क्यों नहीं हो रहा है ना। आइए जरा क्लोरीनेशन समझिए। यहां मेजर प्रोडक्ट निकाला जाता है, फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला होता है एनपीआरपी डिवाइडेड बाय एनपीआरपी प्लस एनएसआरएस प्लस एनटीआरटी इंटू 100। एनपी क्या है यहां पर? नंबर ऑफ 1 डिग्री एच। एनएस क्या है? नंबर ऑफ 2 डिग्री एच। एनटी क्या है? नंबर ऑफ 3 डिग्री एच। आरपी, आरएस और आरटी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन एट 1 डिग्री कार्बन, मतलब 1 डिग्री कार्बन से H हटाकर X लगाने की रेट ऑफ रिएक्शन। RS है 2 डिग्री कार्बन से H हटाकर X लगाने की रेट ऑफ रिएक्शन। और RT क्या है? 3 डिग्री कार्बन से H हटाकर X लगाने की रेट ऑफ रिएक्शन। और एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन किया जा चुका है किसका? RP RS RT का। और RP RS और RT का जो रेशियो है, मतलब रिलेटिव रेट है, 1:3.8:5.2 ऐसा होता है, जिसको अपन नियर अबाउट 5 ले लेते हैं, ठीक है। 1:3.8:5। मतलब अगर प्राइमरी पर होने की रेट 1 है तो सेकेंडरी पर, RS है ना यहां पर, तो सेकेंडरी पर होने की रेट 3.8 टाइम्स होगी, टर्सरी पर होने की रेट 5 टाइम्स होगी, ठीक है। तो ये रिलेटिव रेट है, मतलब रिलेटिव का मतलब RP RS और RT का रेशियो है ये। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको पहले से पता है कि ये होता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन काउंट करो, फॉर्म में पुट करो, परसेंटेज निकालो, आंसर पाओ। लेकिन सर ये बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है ना ये। देखो, आप 1 डिग्री परसेंटेज का फॉर्मूला अलग याद रखोगे, 2 डिग्री प्रोडक्ट बनने का फॉर्मूला हो क्या बन जाएगा? NSRS डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय एनपीआरपी प्लस एनएसआरएस प्लस एनटीआरटी इंटू 100। इसी तरीके से आप टर्सरी वाला याद करोगे अलग से, परसेंटेज 3 डिग्री। तो काफी बड़ा सा लग रहा है ना आपको ये। आओ इसी चीज को हम आसान कर देते हैं। तो एक काम करो, पहले आप ये फॉर्मूले वगैरह नोट कर लो, थ्योरी है ये तो, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे? जैसे पंकज सर करते हैं। हम तो वही तरीका लगाएंगे जो पंकज सर लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम बात करेंगे किसके तरीके की? पंकज सर के तरीके की। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। लिख लीजिए। ऋतिक क्या कह रहे हैं? जैसे 5.2 को 5 लिख सकते हैं वैसे 3.8 को 4 क्यों नहीं? बेटा आपकी इच्छा, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेजरली बुक में 5 दिया जाता है, एक्चुअल में 5.2 होता है, लेकिन बहुत सारी बुक में 5 दिया हुआ है तो हमने उसको 5 ले लिया। 5.2 अच्छी स्टैंडर्ड बुक में दिया था तो हमने पहले 5.2 लिख दिया था, लेकिन फिर बाद में हमारी इच्छा हुई कि नहीं हमें 5 लेना, ले लो। आपको 3.8 लेना है, आप 3.8 को 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं, परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलें आगे। नोटेड माय लॉर्ड। अरे भाई चलो अब देखना जरा, अब हमें कैसे करना है। सिंपल सी मैथ्स है, बहुत बड़ी मैथ्स नहीं है। मुझे एक बात बताओ, डिनोमिनेटर सब में कॉमन है? डिनोमिनेटर सब में कॉमन है, बात है। आप सिर्फ ये चेक कर लो ना, बस इतने से काम हो जाएगा तुम्हारा। परसेंटेज निकालना ही नहीं है, 100 भी कॉमन है। इसका मतलब जब तुम सवाल करो तो एनपीआरपी, एनएसआरएस, एनटीआरटी निकाल लो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा किसका परसेंटेज ज्यादा। क्यों? जिसकी न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा उसका परसेंटेज भी ज्यादा। तो परसेंटेज निकालने से बच जाएंगे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से बच जाएंगे। बोलो थैंक यू। आओ जरा सवाल करके बताता हूं। देखना, Cl2 सनलाइट मेजर, मेजर बनाना है, ठीक है। आओ जरा मुझे एक बात बताओ, रिएक्टेंट में कितने एनपी हैं? एनपी क्या थे? नंबर ऑफ प्राइमरी एच। 3 यहां 3 यहां मिलेंगे, 6 हो जाएंगे। एनएस कितने हैं? यहां पर 2 मिल जाएंगे। क्या निकालना है? एनपी, आरपी, एनएस, आरएस। बताओ जरा, बोलो। 6 इंटू आरपी को 1 उठा लो। क्यों? 1:3.8:5 था ना, आप 1 ले लो, है ना। 6 इंटू, सॉरी 6 नहीं, 2 इंटू 3.8, ये 6 आएगा और ये 7.6 आएगा। या आप मल्टीप्लाई ना भी करो तो यहीं से बता सकते हो आंसर। देखो भाई, 6 इंटू 1 और 3.8 इंटू 2, बताओ कौन सा बड़ा? बोलो, बताओ। इसको देखो, इसको देखो, बताओ कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है? ये बड़ी है, साफ साफ दिख रहा है ना। 3 का डबल 6 होता है, यहां 3.8 है तो 6 से तो ज्यादा निकलेगा। इसका मतलब, इसका मतलब
इसका मतलब सेकेंडरी मेजर, तो मेजर वाला कौन सा आ जाएगा? सेकेंडरी। तो सर दूसरा वाला क्या होगा? माइनर बोल दो उसको, बाकी सारे माइनर। किसी भी रिएक्शन में एक ही मेजर होगा, बाकी सारे माइनर होंगे, मेजर कोई एक ही होगा। तो ये वाला मेजर बोलोगे तो ये माइनर बोल देना। क्लियर है? क्लियर है एकदम? आरपी आरएस आरटी तुम्हें याद होना चाहिए, 1:3.8:5। एनपी और एनएस तुम्हें निकालना पड़ेगा, एनपी एनएस एनटी। एक और सवाल समझाता हूं, आओ चलिए जरा इसका करते हैं। मेजर बताना है। बताओ यहां कितने एच प्राइमरी? 3। यहां कितने? 3, 3 और 3 6। सेकेंडरी एच कितने? 2 यहां, 2 यहां, कितने? 4। तो एनपीआरपी कितना आएगा? 6 × 1। एनएसआरएस कितना आएगा? 4 × 3.8। देखो देख लो ना भाई, 2 यहां 4 हो गए, 3 और 3 6 हो गए। एच देखना, एच। एनपीआरपी 6 × 1, एनएसआरएस 4 × 3. बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी? साफ साफ दिख रही है ये बड़ी, और ये बड़ी है, इसका मतलब सेकेंडरी वाला मेजर हो गया। तो सर दूसरे वाले के बारे में क्या ख्याल है? दूसरे वाले के बारे में मेरा ख्याल ऐसा है कि बेटा वो माइनर हो जाएगा। देखो ऐसा दिखेगा, बहुत आसान है, एकदम दिमाग में बिठा लो। सेकेंडरी मेजर सिंपल है एकदम यार। एनपी काउंट कर लो, एनएस काउंट कर लो, आरपी आरएस तुम्हें याद है, 1:3.8:5। तो आरपी को 1 ले लो, आरएस को 3 ले लो, आरटी को 5 ले लो। सिंपल है एकदम यार, इजी है ना? चलो भाई बहुत बढ़िया, ऐसे निकालना है तुम्हें क्लोरीनेशन का मेजर। नोट कर लो, फिर मैं ब्रोमिनेशन बताता हूं, है ना? नोट कर लो, फिर मैं ब्रोमिनेशन बताता हूं, फिर मैं आपको सवाल दूंगा, आप सवाल करना। तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन के एक साथ कर लेंगे सवाल फिर। ठीक है? स्टेबिलिटी से नहीं करना, जैसे सिखाया। एक तो क्या है ना दिक्कत सबसे बड़ी तुम्हारे साथ, पता क्या है? तुम हो ड्रॉपर के बच्चे, तुमने कई चीजें पहले से पढ़ रखी हैं, सही है ना? और वो यहां पर चीजें आती हैं तो तुम फंस जाते हो। क्यों? तुमने कोई चीज किसी और तरीके से पढ़ रखी है, हमारे तरीके कुछ और हो जाएं। हमारे तरीके कुछ और होते हैं ना, अलग तरीके से करते हैं हम। तुमको लगता है कि ये क्या हो गया, तो सबसे बढ़िया चीज बताऊं, जिंदगी में सुकून, पुराना भूल के नए पे फोकस करो। अगर आपने कुछ भी चीज कहीं से पढ़ रखी है, अच्छी बात है आपने पढ़ रखी है, लेकिन अगर तुम सच में पढ़ रहे हो, अभी तैयारी कर रहे हो ना, तुम पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ यहां फोकस करो तो भला होगा। दो जगह अगर फंसे रहोगे, एक ही चीज को दो तरीके से करना जानते होगे तो फंस जाओगे। मतलब किसी और ने कैसे पढ़ाया, वो किसी साइंस में लिखाया होगा या किसी और तरीके से बताया होगा, तुम उस चीज को यहां मिक्स कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर ये होता है, फिजिकल इनऑर्गेनिक में उतनी दिक्कत नहीं आती है ना? ऐसा होता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। या तो आप इधर फोकस करो, या आपने जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो। ठीक है? दो में से एक चीज हो सकती है। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब चलते हैं हम बेटा सेकंड नंबर पे। आ गया? आ गया? हाँ। क्लोरीनेशन हो चुका है, अब मैं ब्रोमिनेशन बताऊंगा। कोई चीज समझने के लिए दिमाग को पहले खाली करके आया करो। ये नहीं कह रहे कि खाली दिमाग लाया करो। ठीक है? हम ये नहीं कह रहे खाली दिमाग लेके आओ, दिमाग खाली करके आया करो, तब तो कुछ भरोगे। पहले से ही दिमाग में भूसा भरा हुआ है तुम्हारे, है ना? जमाने भर की चीजें तुम्हारे दिमाग में चलती रहती हैं। सर आजकल नींद नहीं आ रही है, क्या करूं? सर ठंड लग रही है, क्या करूं? यही सब चीजें सोच के आओगे क्लास में, थोड़ी समझ में आएगा फिर।
एकदम खाली दिमाग से बैठा करो, सब सिखा देंगे, बस देखते जाओ और जो बोलते जा रहे हैं वैसा करते जाओ। सेकंड है ब्रोमिनेशन, है ना। ब्रोमिनेशन में ऐसा कुछ नहीं करना, ब्रोमिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हटाओ इसको, हटाओ, कुछ भी नहीं करना है ऐसा। ब्रोमिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं करना। ब्रोमिनेशन की जो एक्सपेरिमेंटल रेट डिटर्मिनेशन होकर आया वो ये आया, आरपी इज टू आर एस इज टू आर टी इज इक्वल टू 1:82 इज टू 1600। ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट है। तो आप यहां गौर से देखो, इसकी रेट बहुत ज्यादा है और ये भी कोई कम नहीं है 1 के रेस्पेक्ट में। मतलब अगर प्राइमरी पर रिएक्शन होने की रेट 1 है तो सेकेंडरी पर 82 टाइम्स है और टर्सरी पर 1600 टाइम्स आ रही है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन। इसका मतलब यहां तो बहुत आसान है। इसका मतलब यहां तुम 3 डिग्री, अगर 3 डिग्री नहीं हुआ तो 2 डिग्री, 2 डिग्री तो 1 डिग्री, सीधा। तो मेजर प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री चुनो, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसमें आपको एनपीआरपी, एनएसआरएस, एनटीआरटी जैसा कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आंसर बता देना बेटा। सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर देखो, इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। किसमें, ब्रोमिनेशन में। क्या आएगा आंसर, मेजर बता दीजिए सीधा सटीक, मेजर बता दीजिए सीधा, सीधा सीधा मेजर बता दीजिए, सीधा सीधा मेजर बता दीजिए। आप कैसे करोगे सवाल को, देखो इसमें ढूंढो कहीं 3 डिग्री है, सर इसमें तो हमको 3 डिग्री नहीं दिख रहा लेकिन 2 डिग्री तो दिख रहा है, तो आंसर आ गया, ये रहा। सर इसमें कुछ दिख रहा है क्या, देखो इसमें कुछ दिख रहा है क्या, तो ये हो गया आपका क्या 2 डिग्री, खत्म। तो इन दोनों में से ये और ये सेम ही है, कहीं भी लगा दो, ऐसा हो गया, सिंपल एकदम यार। एकदम सिंपल है अंकल, क्या करोगे अब इससे ज्यादा। डिग्री देखना है, अब डिग्री भी नहीं देख पा रहे हो तो क्या ही होगा जिंदगी में, क्यों पढ़ रहे हो फिर। डिग्री तो देखनी आती ना, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्लियर है एकदम। अब आप बोलोगे सर क्लोरीनेशन में भी यही आंसर आ रहे थे, ब्रोमिनेशन में भी आंसर, क्योंकि तुम लोग डिजाइन बहुत मैच कराते हो। अगले पेज पर ऐसा सवाल आएगा कि जिसमें क्लोरीनेशन में अलग और ब्रोमिनेशन में अलग आ जाएगा आंसर, है ना। ऐसे डिजाइने मैच नहीं करानी कि सर क्लोरीनेशन में भी तो यही कर रहे थे, आंसर यही आ रहे थे, देखो यही आ रहे थे आंसर क्लोरीनेशन में भी। लेकिन सवाल अगर बदल जाएगा तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन का आंसर अलग भी आ सकता है। तरीके सीख लो कैसे करना है, क्लोरीनेशन में कैसे करते हैं, ब्रोमिनेशन में कैसे करते हैं, दोनों अपन बता चुके हैं, ठीक है। अगर ये मेजर है तो दूसरे वाले इसके माइनर हो जाएंगे, कौन सा, ये वाला, ये माइनर में रख सकते हो आप, और इसका ये वाला, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो फटाफट से, फिर मैं आपको ऐसा सवाल दूंगा जिसमें आपको लगेगा वाओ, अब आया ना अलग अलग आंसर। डन हो गया, चलें आगे बढ़े। चलो अगला सवाल आ रहा है। अब आपको मैं सवाल दे रहा हूं क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन के मिक्स, चलिए इसका आंसर आपको बताना है। Br2 HNu, Cl2 HNu, मेजर और मेजर, बताओ जरा क्या आएगा, बताइए जरा क्या आएगा।
बोलिए। बोलिए। दोनों के करने के तरीके अलग अलग। ब्रोमिनेशन आसान है क्लोरीनेशन से, देखो ये आसान है इससे। कैसे? इसमें 3 डिग्री को पकड़ो ना सीधे, आंसर देखो ये 3 डिग्री है, ये क्या थे 1 डिग्री, तो इसका तो सीधा 3 डिग्री लगाएंगे। इस वाले में तुम्हें करना पड़ेगा क्या, एनपी देखो कितने हैं, एनपी 3 3 3 9, और एनटी कितने हैं 1, एनएस तो है ही नहीं भाई। यहां पर 3H, यहां 3H, यहां 3H, इधर 1H। एनपीआरपी 9 × 1, एनटीआरटी 1 × 5, कौन सा बड़ा, ये बड़ा। इसका मतलब क्या है, प्राइमरी बड़ा आ रहा है, और प्राइमरी बड़ा आ रहा है तो बेटा ऐसा दिखेगा, देखो, देख रहे हो, यहां कुछ और आंसर आया, यहां कुछ और आया, ध्यान से देख लो एकदम। तो कब कैसे करना है, बस तरीका सेम होना चाहिए तुम्हारा, कि भैया इसमें ऐसे और इसमें ऐसे करते हैं। ब्रोमिनेशन में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, डायरेक्ट सोचो, और क्लोरीनेशन में ऐसा। क्लियर? डन हुआ? समझ गए? सही आया था आंसर आपका? बोलो, सही आया था आंसर? करेक्ट। एक और करोगे? एक और करो। अगला सवाल आ रहा है आपके सामने। ध्यान से करिएगा थोड़ा, है ना। चलिए बताइए। इस वाले सवाल में जनता बहुत तगड़ी फैल जाती है, ध्यान से सुनना आप मेरी बात। क्लोरीनेशन में लोग गलत आंसर निकालते हैं इसका, पहले ही बता रहा हूं, तो थोड़ा सावधानी से करें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी बेटा, ध्यान से थोड़ा। बोलिए, क्या लग रहा है, करो सॉल्व करो। आया कुछ? आओ जरा, ब्रोमिनेशन का मैं बता देता हूं। क्लोरीनेशन का तुम बताना। 3 डिग्री है ना ये, आगे आंसर देखो, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखना, देखो, अगर मैं आपसे पूछूं एनपी कितने, एनपी, तो आप बोलोगे सर 3 3 6 और 3 9, यही गलती कर बैठोगे। एनपी एक्चुअल में 9 नहीं है, ये दोनों सेम टाइप के एनपी हैं, और ये अलग टाइप का एनपी है। क्यों? अभी जब मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाला सवाल करवाया था, तो ये सवाल आप कर चुके हो पीछे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट में आपने इन दोनों को सेम लिया था, इसको अलग लिया था। तो एनपी यहां पर 9 नहीं है, हम यहां लेंगे एनपी को 6, और एनपी डैश ले लेंगे 3, मतलब 9 को तुम स्प्लिट कर लो 6 और 3 में। ध्यान से सुनना, तुम सोचोगे सर 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, ये दोनों सेम टाइप के, ये अलग टाइप का, तो इन दोनों को तुम एक टाइप का मान लो एनपी, और इसको एनपी डैश। क्यों? दोनों अलग अलग प्रोडक्ट होंगे। अगला देखो एनएस, यहां कितने एच हैं, 2। एनटी, यहां कितने एच हैं, 1। एनपीआरपी,
एनपी डैश आरपी, एनएसआरएस और एनटीआरटी, ये निकालना पड़ेगा तुम्हें अब। 6 × 1, 3 × 1 और 2 × 3.8 और 1 × 5। कौन सी वैल्यू बढ़ी? कौन सी वैल्यू बढ़ी? ये वाली। इसका मतलब सेकेंडरी वाला मेजर आएगा। देखो देखो, क्या आपने ऐसा कुछ सोच लिया था? यहां गलती ये करते हैं लोग, 3 3 3 9 ले लेते हैं, जबकि 9 नहीं है, 6 सेम टाइप के एच हैं और 3 अलग टाइप के एच हैं दोनों प्राइमरी, लेकिन उनका टाइप अलग है। तभी तो तुमने बेटा इसके 4 प्रोडक्ट बनाए थे। देखो अभी पीछे तो तुम करके आए हो सवाल इसका, देखो आ गया, ये सवाल तुम पीछे करके आ चुके हो, 4 प्रोडक्ट बनाए थे तुमने, है ना? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? चलो भाई आगे चलते हैं। इसी टाइप का एक और दे रहा हूं, दिमाग लगाना। चलें आगे? चलिए भाई, इस वाले सवाल को करें, एक लास्ट और कर लो ये, बस बाकी डिफरेंट वेरिएशन जितने होते हैं सब करवा दिए मैंने। मेजर और मेजर निकालें जरा फटाफट से, बताएं जरा, थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा ध्यान से। सोचें जरा। ब्रोमिनेशन का मैं बता देता हूं, क्योंकि ब्रोमिनेशन का बेटा थोड़ा सा क्या है, हार्ड होता है, 3 डिग्री मेजर होता है ना। चलो क्लोरीनेशन का करो, एनपीआरपी एनएसआरएस एनटीआरटी चेक बताएं क्या लग रहा है। देखो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं यहां पे? 3। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4 2 6। नहीं है, एक्चुअल में NS4 ले लो और NS-2 ले लो। क्यों? है तो ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये वाला सेम सेकेंडरी, ये अलग टाइप का सेकेंडरी। तो 6 नहीं है, 4 और 2 हैं वो, और एंटी 1 है। अब आप यहां पर निकालेंगे NPRP, NSRS, NS-RS, NTRT। बताइए जरा। 3 × 1, 4 × 3.8, 2 × 3.8 और 1 × 5। कौन जीत गया? 4 × 3.8। देखो तो जो 4 वाला माना 4 × 3.8, 4 वाला वो कौन सा? ये वाला था, इन दोनों में से कोई। ये आंसर आएगा इसका करेक्ट। आया था, किसी का आया था आंसर? आया था यही। देखो पिछले वाले जैसा ही है। यहां तुमने क्या करा था? एनपी को स्प्लिट कर लिया था और एनएस मेजर हो गया था, ठीक? इनमें से एनपी मेजर नहीं था। यहां पर देखो तुमने एनएस को स्प्लिट किया और यहां पर एनएस वाला मेजर हो गया, जो 4 वाला है। 4 मतलब ये 2 और 2 4 H वाला, मतलब ये वाला सेकेंडरी। क्लियर है? थोड़े अच्छे सवाल हैं ये, लेकिन अगर ये समझ में आ रहे हैं मतलब अच्छी बात है। ये हेलोजिनेशन के बेहतरीन सवाल में आते हैं।
एक तो ये वाला और इसके पीछे वाला ये भी बहुत बेहतरीन सवाल में आता है। क्लियर है एकदम? आ गया था? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। डन। तो इस तरीके से मैंने आपको तरीका सिखा दिया है। बस मैक्सिमम वेरिएशन इसका यही है ना? यही अच्छे क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला। बाकी तो एनपी, आरपी, एनएसआरएस डायरेक्ट चेक करने वाले होते हैं, हो जाते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया इसमें? 2 चीजें बता दी आपको, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैसे काउंट करना है और मेजर माइनर कैसे निकालना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी मैकेनिज्म पर। आइए जरा आप मैकेनिज्म समझ लीजिए, किस तरीके से हैलोजिनेशन होता है। तो मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, क्या मीथेन की रिएक्शन क्लोरीनेशन करवा रहे हो सनलाइट के प्रेजेंस में, और CH3Cl और HCl बन रहा है। इसकी मैकेनिज्म हमें समझानी है। मैकेनिज्म में बेसिकली 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 इज चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएट होती है, चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन कैसे होता है? देखो, ClCl, सनलाइट जब इस पर पड़ती है तो बॉन्ड ब्रेक होता है होमोलिटिक, बीच से तोड़ देना, एकदम बीचों बीच। ठीक है, एकदम बीचों बीच। और बीच से तोड़ोगे तो क्या दिखेगा? Cl रेडिकल और Cl रेडिकल, ऐसा दिखेगा। आपने बीचों बीच तोड़ा, आपने बीचों बीच तोड़ा, रेडिकल बना, बीचों बीच तोड़ा, रेडिकल बना। ठीक है भाई, अब ये रेडिकल आगे आके प्रोपोगेट होता है। तो सेकंड स्टेप इज चेन प्रोपोगेशन। तो चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है? अब मेरे पास जो मीथेन का मॉलिक्यूल है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, और इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ? Cl रेडिकल के साथ। अब ये Cl रेडिकल आगे आएगा और इधर बॉन्ड ब्रेकिंग करवाएगा। कैसे? ऐसे, फ्री रेडिकली। अब फ्री रेडिकली करवाएगा तो क्या होने वाला है? एक रेडिकल यहां और एक रेडिकल यहां बनेगा। अब H रेडिकल Cl रेडिकल से मिल जाएगा और CH3 रेडिकल तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा दिखता है। H वाला Cl के साथ जुड़ा और CH3 वापस मिल गया, मतलब CH3 एक्स्ट्रा मिल गया। ये वाला इससे नहीं जुड़ा क्योंकि H रेडिकल मिलता, और H रेडिकल और CH3 रेडिकल में CH3 रेडिकल इज मोर स्टेबल देन H रेडिकल, है ना? इसलिए ऐसा बन रहा है। और अब ये जो CH3 रेडिकल है ये क्लोरीन के और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि क्लोरीन के कुछ मॉलिक्यूल तो यहां टूट गए और कुछ मॉलिक्यूल के साथ ये CH3 रेडिकल आगे आएगा और बॉन्ड ब्रेकिंग करवा के, बॉन्ड ब्रेकिंग होमोलिटिक करवाएगा और रेडिकल बनाएगा। ये वाला इससे जोड़ दो, CH3Cl बन गया और आपको Cl रेडिकल मिल गया। अब ये Cl रेडिकल जो बना वो वापस इधर जाएगा, फिर कोई मीथेन का मॉलिक्यूल होगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये किसी और Cl2 के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, फिर Cl रेडिकल बनेगा। ये दोनों स्टेप बार 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 होते रहेंगे और CH3Cl आपको मिलता रहेगा। ठीक है, CH3Cl आपको मिलता रहेगा। तो आपसे जो सवाल पूछ सकते हैं वो ये कि किस स्टेप में अल्काइल हैलाइड बनता है, तो आपको बोलना है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। किस स्टेप में अल्काइल हैलाइड बनता है? तो चेन प्रोपोगेशन स्टेप। अब लास्ट स्टेप होता है यहां पर चेन टर्मिनेशन। जितने भी रेडिकल आपके बचते हैं, जितने भी रेडिकल आपके बचते हैं वो आपस में कंबाइन होकर चेन को टर्मिनेट कर देते हैं जब सारे के सारे मोल खत्म होने वाले होते हैं, एकदम एंड पे आ जाता है। ठीक है, तो तुम्हारे रेडिकल क्या क्या यहां पर देखो क्या क्या क्रिएट हो रहे थे? Cl रेडिकल, ये अपने ही रेडिकल से कंबाइन हो जाए, और क्या बन रहा था? CH3 रेडिकल, ये अपने ही रेडिकल से कंबाइन हो जाए, चेन टर्मिनेशन में है ना, और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएं। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं यहां पर। Cl आपस में मिलकर Cl2 बना ले, ये इथेन बना ले, लेकिन बहुत लेस अमाउंट। क्यों? एंड में बहुत एकदम बहुत ही कम मोल बच रहे होंगे क्योंकि CH3Cl वापस बन चुका है ना, और यहां पर CH3Cl बनेगा।
लेकिन मेजरली CH3Cl यहां बनेगा। ये तो बिल्कुल ट्रेसेस में होगा, बहुत कम अमाउंट होगा, ऐसा सोच लो आप, है ना, बहुत कम अमाउंट होगा। तो ये जो रेडिकल्स यहां पर बच गए हैं वो आपस में कंबाइन होकर Cl2 बना लेंगे या इथेन बना लेंगे या मिथाइल क्लोराइड। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट कहां बनेगा, मिथाइल क्लोराइड का चेन प्रोपोगेशन स्टेप में, क्योंकि ये बार बार होता रहेगा। एंड में बस लास्ट में थोड़े मोड़े जो रेडिकल हैं वो बचे होंगे और वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। ये इसकी मैकेनिज्म। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखवाता हूं। नोट कर लीजिए। डन, लिख लिया। हो गया। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इस रिएक्शन के ओपी पॉइंट्स बताता हूं क्या क्या होते हैं, आइए जरा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीनेशन बहुत तेज रेट से होता है, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये ऑर्डर आता है। ये आपको क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का तो पता ही है। फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन ये दोनों चीजें हम समझ रहे हैं। देखिए जरा, इन दोनों रिएक्शन में अगर हम बात करें तो फ्लोरीनेशन जो होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाईली एक्सोथर्मिक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसकी सबसे ज्यादा आती है। हाईली एक्सोथर्मिक अनकंट्रोल होती है और इस वाले की आयोडीनेशन होती है वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल, बहुत स्लो होती है। इसलिए हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन। इन दोनों चीजों पर आपको मैंने पूरा फोकस कराया है आज के लेक्चर में। देखो ये हाईली एक्सोथर्मिक क्यों, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है, इसकी सबसे कम होती है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से, है ना। इन दोनों की तुम्हें पता है। अब फ्लोरीनेशन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, अनकंट्रोल होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, और ये वेरी स्लो और रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। लेकिन आप आयोडीनेशन वाली रिवर्सिबल रिएक्शन को रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, देखना, समझना जरा बात को। सेकंड पॉइंट, फॉर आयोडीनेशन आप क्या करो, फॉर आयोडीनेशन आप क्या करो, RH की रिएक्शन I2 के साथ हो रही है तो पहले तो तुम ये समझो कि रिवर्सिबल क्यों हो रही है ना। ये क्या बनाएगा, Ri प्लस क्या बनाएगा, HI। अब HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सुनना ध्यान से। HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अल्काइल आयोडाइड को वापस अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको ये रिएक्शन सक्सेसफुली करवानी है तो आपको HI हटाना पड़ेगा। और HI कैसे हटेगा, आप जब ये रिएक्शन करवा रहे हो तो इसमें HiO3 या फिर HNO3 डाल दो। इससे क्या होगा, जो यहां पर HI बन रहा है वो HiO3 के साथ रिएक्शन करके I2 बना देगा, आयोडीन प्लस वाटर बनता है। और इसके अलावा तुम HNO3 भी ले सकते हो, ये भी क्या कर देगा, I2 बना देगा।
और I2 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है, I2 रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। इसलिए तुम या तो ये ले लो या ये ले लो, इन दोनों में से कोई भी ले लो, अल्टीमेटली कन्वर्जन I2 में हो जाएगा। इसका मतलब पता है क्या होगा, जब तुमने ये डाला रिएक्शन हुई, जैसे ही HI बनेगा वो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा। ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं ये। क्यों, आयोडीन को -1 से 0 में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम। तो अगर तुम्हें आयोडीनेशन सक्सेसफुली करवानी है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाना है, तो HI जैसे ही बना उसको रिमूव करवा दो। कैसे करवाओगे, इनके थ्रू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर मीथेन की रिएक्शन क्लोरीनेशन तुम करवा रहे हो किसके साथ, एक्सिस में, तो यहां पर जब तुम रिएक्शन एक्सेस में करवाते हो तो डिपेंड करता है कि कितने कितने मोल यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ऐसे लिख देता हूं, जब इसकी रिएक्शन एक बार हुई तो एक H हटकर क्या आएगा, Cl। अगर इसकी रिएक्शन मान लो दोबारा करवाते हो आप, तो दूसरा भी H हट जाएगा, क्या आ जाएगा, Cl। अगर इसकी रिएक्शन दोबारा करवाते हो आप, थर्ड टाइम, है ना, तो H हटकर Cl, और जब इसकी रिएक्शन चौबारा कराते हो, फोर्थ टाइम, तो H हट के Cl आ जाएगा। मतलब हेलोजिनेशन में आपका मोनोहेलोजिनेशन तो होता ही है। अगर Cl2 एक्सेस में है तो डिपेंड करता है कितने मोल यूज करो। मान लो 1 मोल लिया तो ये, 2 मोल लिया तो ये, 3 मोल लिया तो ये, 4 मोल लिया तो ये, मतलब जितने H हैं वो सारे के सारे रिप्लेस करवाए जा सकते हैं। जितने H हैं वो सारे के सारे रिप्लेस करवाए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि Cl2 आप कितना अमाउंट ले रहे हो। अगर 1 मोल ले रहे हो तो मिथाइल क्लोराइड, 2 मोल ले रहे हो तो डाइक्लोरोमीथेन, 3 ले रहे हो तो क्लोरोफॉर्म, 4 ले रहे हो तो टेट्राक्लोरोमीथेन। एक्सेस में ले रहे हो तो फाइनल जितने H हट सकते हैं सारे हटाओ। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें फॉर गुड ईल्ड ऑफ मिथाइल क्लोराइड, अगर तुम्हें मिथाइल क्लोराइड की ईल्ड ज्यादा चाहिए कि बेटा यही बने इसके अलावा ना बने, तो Cl2 को एक्सेस में मत लो, लेकिन अल्केन को एक्सेस में ले लो। देखो, अगर तुम्हें गुड ईल्ड में मिथाइल क्लोराइड भरपूर मात्रा में चाहिए, बहुत भयंकर तरीके से यही बने, तो इसमें तुम क्लोरीनेशन को एक्सेस में मत लो, अल्केन को एक्सेस में ले लो ना, तो ये बहुत अच्छी ईल्ड में बनेगा। क्यों, अल्केन एक्सेस में है, Cl2 एक्सेस में नहीं है। तो अगर तुमने अल्केन एक्सेस में ले ली तो वो Cl2 से रिएक्शन करके ये अच्छी ईल्ड में बनाएगा। अगर तुमने ये एक्सेस यहां लिख दिया तो पता है क्या हो जाएगा, भयंकर तरीके से हेलोजिनेशन हो जाएगा। देखो, अगर तुम बोलो सर आपने क्लोरीन एक्सेस में क्यों नहीं लिया, अगर मैं क्लोरीन को एक्सेस में ले लेता तो पता है क्या होता, ये बना देता फाइनल CCl4। देखो, तो मिथाइल क्लोराइड की गुड ईल्ड के लिए क्या जरूरी है, Cl2 एक्सेस में होना चाहिए या मीथेन एक्सेस में होना, मीथेन एक्सेस में होना। ठीक है, क्लियर है एकदम। तो ये 4 पॉइंट नोट करो, फिर एक और लिखवाता हूं। तो फ्लोरीनेशन की रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक कंट्रोल होती है, आयोडीनेशन स्लो और रिवर्सिबल होती है, लेकिन आयोडीनेशन को आप करवा सकते हो HiO3 या HNO3 लेकर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। नोट कर लीजिए। अगर आपको गुड ईल्ड में बनाना तो ये लिखना है ना, अगर आपने Cl2 एक्सेस में तो CCl4 बन जाएगा। डन, नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलो बहुत बढ़िया, कितने हो गए, 4 हो गए। 5वां पॉइंट, Cl2, या ऐसा लिख लो, क्लोरीनेशन
क्लोरीनेशन इज मोर रिएक्टिव, लेस सेलेक्टिव, and bromination is more selective, less reactive। देखो जरा, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आरपी, आरएस, आरटी की बात करें तो क्लोरीनेशन में 1:3.5 आता है। ये किसके लिए होता है? फॉर क्लोरीनेशन। और आरपी, आरएस, आरटी ब्रोमिनेशन के लिए क्या आता है? 1:82:1600 फॉर ब्रोमिनेशन। अब यहां सिलेक्टिविटी का लेना देना रेट से है। क्यों? सिलेक्टिविटी का मतलब है कि ब्रोमिनेशन में आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेते हो कि कहां पर बीआर जाएगा। क्यों सिलेक्ट कर लेते हो? आरटी की वजह से। क्यों सिलेक्ट कर लेते हो? क्योंकि इसकी रेट ज्यादा होती टर्सरी की। तो रेट से तुम्हें सिलेक्टिविटी का पता चलता है। और जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने देखा था ना, रेट ऑफ रिएक्शन F2Cl2Br2 वहां से तुम्हें रिएक्टिविटी का पता चलता है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है इससे तुम्हें पता चला क्या कि 1:82:1600 है ना। इससे तुम्हें पता चला कि भैया ये ज्यादा सिलेक्टिव है। तो ब्रोमिनेशन क्या है? सिलेक्टिव ज्यादा है। कहां से पता चला? इससे। और अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं डिफरेंट हैलोजेंस की, तो F2Cl2Br2I2, तो मोर रिएक्टिव कहां से पता चला? यहां से। तो क्लोरीनेशन ज्यादा रिएक्टिव है और ब्रोमिनेशन ज्यादा सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव का पता चलता है इनके डेटा कंपैरिजन से और रिएक्टिव का पता चलता है इस ऑर्डर से। तो Cl2 क्या है? मोर रिएक्टिव है और लेस सिलेक्टिव है। और ब्रोमिनेशन मोर सिलेक्टिव है, लेस रिएक्टिव। जो ज्यादा सिलेक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा सिलेक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव होगा, और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम सिलेक्टिव होगा। ठीक है? डन। तो ये एक पॉइंट और एक्स्ट्रा था इसमें। तो ये पूरी रामायण है किसकी? हेलोजिनेशन की। और इसी से ही ज्यादातर सवाल आते हैं आपके। अब छोटे मोटे सवाल जो होते हैं वो बाकी प्रॉपर्टीज से आते हैं, और उन प्रॉपर्टी में कुछ खास बात नहीं है। चलो फटाफट से उनको भी कवर कर लेते हैं। समझने वाली प्रॉपर्टी तो आपकी मेजरली यही थी, क्या? हेलोजिनेशन। बाकी छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, फटाफट फटाफट कवर कर। चलें आगे बढ़े, लिख लिया हो तो। डन 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 डन। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है आइसोमराइजेशन। ठीक है, डायरेक्ट ध्यान रखना। ये क्या? नॉर्मल अल्केन जो होती है, मतलब स्ट्रेट चेन वाली, उनकी जब हीटिंग कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl के साथ, ये HCl ले लो और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो। नाम से ही क्लियर है क्या? आइसोमेराइजेशन मतलब आइसोमर बना देना। तो आप एक कार्बन कम का आइसोमर बना दो, एक कार्बन कम का आइसोमर बना दो। गैस आइसोमराइज टू ब्रांच चेन अल्केन। देखो कितने की चेन है? 6 की चेन है। एक कार्बन कम करो, 5 की चेन बना दो और आइसोमर मतलब मिथाइल एक बचा। तो आप यहां लगा सकते हो और यहां, बहुत आसान है। अरे भाई 6 की चेन थी, ये कर दो एक कार्बन कम का। मान लो 4 की चेन होती, बताओ जरा क्या बनेगा इसमें? एक कार्बन कम कर दो, 3 की चेन और एक ब्रांच। तो स्ट्रेट चेन वाले जो अल्केन होते हैं उसको आप ब्रांच में कन्वर्ट कर सकते हो। एक कार्बन कम कर दो, एक कार्बन कम करके ब्रांच निकाल दो, जहां जहां निकाल सकते हो। नोट कर लो। तो एक कार्बन कम करके ब्रांच, एक बार यहां निकलेगी एक बार यहां, इसमें तो एक ही जगह निकलेगी बस। नाम से ही क्लियर है आइसोमराइजेशन। बस रिएजेंट ध्यान रखना, HCl और एनहाइड्रस AlCl3, इसके प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट हो जाता है इसमें। ठीक है, मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखो। एक कार्बन कम का आइसोमर बना दो।
एक कार्बन कम का आइसोमर बना दो। जो भी स्ट्रेट चेन है उसका एक कार्बन कम का आइसोमर बना दो। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। डन। बता देना आगे बढ़ना हो तो। चलें आगे। एक कार्बन कम का आइसोमर बना दो। डन। चलो बहुत बढ़िया। अगला है एरोमेटाइजेशन। नॉर्मल अल्केन जो होती है हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम्स। क्यों? 6 कार्बन का ही एरोमेटिक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है बिना चार्ज का। अरे सबसे छोटा बिना चार्ज का एरोमेटिक कौन सा होता है? 6 कार्बन का बेंजीन। बेंजीन और उसके ऊपर वाले, मतलब 6 कार्बन और उसके ऊपर वाले ही एरोमेटाइजेशन करेंगे, है ना। ऑन हीटिंग टू 773 केल्विन एट 1 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएजेंट ध्यान रखना क्या, ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम, मॉलिब्डेनम और क्रोमियम सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना get dehydrogenated and cyclized to benzene and its homologues. This reaction is known as aromatization. आओ मैं बता देता हूं, ये तो थ्योरी वाला पार्ट लिखा है, रिएक्शन से समझ लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। इसकी रिएक्शन आप करा दो किसके साथ? वेनेडियम के ऑक्साइड के साथ, V2O5 हो गया, ठीक है। मॉलिब्डेनम का MO2O3 हो गया, ठीक। क्रोमियम Cr2O3 हो गया, Al2O3 हो गया, एल्यूमिना को बोलते हैं Al2O3। तो इन रिएजेंट में से कोई भी आप ले लो तो ये क्या बना देगा? 6 की रिंग बना देगा। अल्केन में से H2 निकाल देगा, इसलिए बोलना डिहाइड्रोजिनेटेड। H2 निकल जाएगी, मतलब उसको तो बाई प्रोडक्ट में लिखेंगे अपन, लेकिन वो तो लिखते ही नहीं है। तो 6 कार्बन की रिंग बना देनी है, सिंपल सा एकदम, 6 कार्बन की रिंग, है ना। कंडीशन ये है कि 773 केल्विन और 10 से 20 एटीएम प्रेशर। मान लो मेरे पास 7 कार्बन होते तो बना सकते हो क्या? 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 कार्बन होते तो इन रिएजेंट के प्रेजेंस में बना के बताओ जरा, और नोट कर लो इसको। आपको तो एरोमेटिक रिंग बनानी, सबसे छोटी एरोमेटिक रिंग कितने कार्बन की होती है भाई? 6 की होती है ना। क्या बनेगा बताओ? अरे 6 कार्बन की, 6 कार्बन की रिंग बना दो, और एक बचा क्या? कार्बन। तो कहीं भी लगा दो, टॉल्विन बन जाएगी। यहां बेंजीन बन रही है, 6 कार्बन की एरोमेटिक रिंग के साथ एक मिथाइल का नाम है टॉल्विन। सिंपल है एकदम, बेंजीन के ऊपर डंडी। तो आपको क्या करना है? रिएजेंट ध्यान रखना है, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो गया, क्रोमियम का Cr2O3 हो गया, मॉलिब्डेनम MO2O3 हो गया, Al2O3 हो गया, इनके प्रेजेंस में ये बना लेता है एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि एरोमेटाइज, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रिएक्शन, बस रिएजेंट ध्यान रखो, रिंग बना दो, खत्म। हाँ एकदम सही है, टॉल्विन, वेरी गुड। चलें आगे बढ़ें, अगली रिएक्शन चले जाए, ठीक है। ये रिएक्शन रिएक्शन लिख लो, बाकी तो मैंने थ्योरी ऐसी लिख दी है, एनसीईआरटी की थ्योरी है, ताकि रीड हो जाए। पीडीएफ मिलेगी तो उसके बाद रीड कर लेना आप, ठीक है। अगला है कंट्रोल ऑक्सीडेशन। देखो जरा क्या होता है इसमें। अल्केन ऑन हीटिंग विद अ रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन और एयर, एयर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एट हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट गिव अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। मतलब आप यहां गौर से देखो, मीथेन की रिएक्शन O2 से हो रही है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, मतलब अल्केन की, अब यहां इथेन कर दिया उन्होंने। अल्केन की रिएक्शन O2 के साथ हो रही है, डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट आपने यूज करे तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट यहां मिलते हैं। देखो तो अल्केन O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है ना। अगर तुमने कॉपर लिया तो मीथेनॉल बनेगा, अगर तुमने मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड लिया तो इथेनॉल, सॉरी मीथेनॉल बनेगा। इसका नाम लिख लो, मीथेनॉल होता है, और यहां मीथेनॉल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, ये बनेगा।
और अगर 2 कार्बन तुमने ले लिए और मैंगनीज के एसीटेट के साथ तुमने यहां पर रिएक्शन कराई तो यह बनता है इथेनॉइक एसिड। अब प्रोडक्ट को याद कैसे रखना वो बता देता हूं मैं। मीथेन प्लस O2, मीथेन प्लस O2, कैटलिस्ट यहां कॉपर, यहां MO2O3। प्रोडक्ट याद करने का तरीका यह है कि भैया जो यहां पर मीथेन बना, सॉरी मीथेनॉल बना, इसको जब तुम ऑक्सीडाइज कराते हो तो मीथेनॉल के ऑक्सीडेशन से मीथेनॉल मिलता है। तो आप ध्यान से देखो, पहली वाली रिएक्शन में अल्कोहल बन रहा है, दूसरी वाली रिएक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड बन रहा है, तीसरी वाली रिएक्शन में उससे भी ज्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं क्या, एसिड। क्या बनता है इसमें, एसिड। क्या बनता है इसमें, एसिड। ठीक है, तो आप देखो जरा, इसमें क्या बनाना है, अल्कोहल कॉपर के साथ, MO2O3 के साथ क्या बनाना है, अल्कोहल का बड़ा भाई। अल्कोहल का बड़ा भाई मतलब अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोनाइल और कार्बोनाइल के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। तो अल्कोहल के बाद कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के बाद एसिड। ठीक है, लाइन से सीक्वेंस वही बना हुआ है, अल्कोहल फिर कार्बोनाइल फिर एसिड। अब ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड हो गया, यहां 1 कार्बन था तो 1 कार्बन का एल्डिहाइड होगा, यहां 1 कार्बन था तो 1 कार्बन का अल्कोहल होगा, है ना। नोट कर लो इसको, रिएक्शंस लिख लो चाहो तो, या बाद में लिखना हो तो बाद में भी लिख सकते हो। मतलब कोई ऐसी खास रिएक्शन नहीं है, रेयरली ही मतलब पूछने के चांसेस हैं, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखी है तो एक एक बार रीड करना जरूरी है। अच्छे, क्लियर है एकदम। बता देता हूँ ये तो समझाने के लिए। चलूँ आगे बढ़ूँ। ना ना, मीथेनॉइक एसिड नहीं, इथेनॉइक एसिड है ये। 2 कार्बन को मीथेनॉइक क्यों बोलेंगे यार। चलो अगली रिएक्शन एक और समझ लो, ये बड़ी स्पेसिफिक रिएक्शन है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है। क्या होता है, ओनली 3 डिग्री H कैन ऑक्सीडाइज। सिर्फ 3 डिग्री H ऑक्सीडाइज होता है। और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हम ऑर्गेनिक में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीडेशन ऐसे सिखाते हैं। ठीक है, CH बॉन्ड के बीच में O लगा देना, CH बॉन्ड के बीच में O लगा देना, तो अल्केन से क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन हम O से दिखाते हैं, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन को O से दिखाना है, मतलब ऐसे दिखाना है, और CH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर दे। ठीक है, CH बॉन्ड के बीच में O इंसर्ट कर देना है, क्या बन गया, अल्कोहल। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा लिखा है, सिर्फ 3 डिग्री H ऑक्सीडाइज होता है, ओनली 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन करता है ये। CH बॉन्ड के बीच में क्या लगा दोगे, O। CH बॉन्ड के बीच में क्या लगा दोगे, O। ठीक है, नोट कर लो लिखना हो तो बड़ा स्पेसिफिक रिएक्शन है, KMnO4 ओनली 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन करता है और किसी का ऑक्सीडेशन नहीं करता। डन हो गया। CH बॉन्ड के बीच में O लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। अगली कंबस्शन रिएक्शन, ये तो आपने पढ़ रखी है। कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है आप बताओ, हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन की रिएक्शन, CXHY प्लस X प्लस YY4O2। जब कभी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन होता है तो CO2 और वाटर मिलता है ना, CO2 और H2O मिलता है। अब इसको बैलेंस करके लिख लो, कैसे, XCO2 प्लस YY2H2। देखो, तो कंबस्शन आपने कराया हाइड्रोकार्बन का, बैलेंस करके लिख दी रिएक्शन, X प्लस YY4O2 XCO2 प्लस YY2 वाटर। मोल कॉन्सेप्ट में आप यूज करते हो इस रिएक्शन। डन। ठीक है, और कंबस्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती तो हीट निकलती, पढ़ रखी है आपने, है ना।
अगली रिएक्शन है स्टीम के साथ। भाई मीथेन की रिएक्शन स्टीम के साथ आप करवा रहे हो, तो यहां बनता है वाटर गैस। CO प्लस H2 के मिक्सचर को बोलते हैं वाटर गैस। आसान है, कुछ नहीं। H2 निकाल दो यहां से, देखो आप यहां से H2 निकाल दो, देखो CO प्लस H2 बन जाएगा। ठीक है, निकल कैटलिस्ट आप यहां पर लेते हो 1273 केल्विन पर। तो स्टीम के साथ जब मीथेन रिएक्शन करता है तो वाटर गैस बनता है, और डिटेल में ये रिएक्शन आपको एस ब्लॉक में मिलती है। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन होती है, क्या स्टीम रिफॉर्मेशन रिएक्शन होती है, नोट कर लो। ओके, चलो लास्ट रिएक्शन है पायरोलिसिस। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आप छोड़ भी सकते हो, समझा देता हूं क्या होता है। हायर अल्केन की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है विदाउट एनी रिएजेंट। हीट कराते हो, सिर्फ आप टेम्परेचर दे देते हो, आप हीट करा दिया आपने, है ना। कैटलिस्ट डाल सकते हो आप, कोई रिएजेंट ऐसा नहीं कि आप उसके साथ रिएक्ट कराओ। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप हीट करा दो या नॉर्मल हीटिंग करा दो, तो बॉन्ड तोड़कर लोअर अल्केन में कन्वर्जन होता है। और कुछ ऐसा होता है कि आप बॉन्ड को कहीं से भी तोड़ सकते हो, मतलब पॉसिबिलिटीज ऑफ बॉन्ड होते हैं यहां पर। जैसे C6H14 को आपने हीट कराया, तो क्या क्या बन सकता है। C6H14 में से H2 निकाल दो, या इसकी लोअर अल्केन बना दो, मतलब तुमने 2 कार्बन अलग कर दिए तो 4 कार्बन बचे। फिर तुमने 3 कार्बन अलग कर दिए तो 3 कार्बन बचे, उन 3 को फिर तोड़ दिया 2 और 1 में। ठीक है, तो ये कुछ खास रिएक्शन नहीं है, बस हायर अल्केन की हम हीटिंग कराते हैं। इसमें या तो कैटलिस्ट डालते हैं या सिंपल हीटिंग करा देते हैं हाई टेम्परेचर पे, और हीट कराने से हायर अल्केन लोअर अल्केन में कन्वर्ट होती है। ठीक है, एनसीईआरटी में लिख रखे हैं, तो हम भी ये ध्यान रखेंगे, है ना। अब जैसे ये C12H26 है, दो डेकेन है ना, केरोसिन में लार्ज अमाउंट में मिलता है ये, तो इससे हम क्रैकिंग करा के लोअर अल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो कोई कुछ खास रिएक्शन नहीं है, पढ़ लो बस एक बार, और क्या। तो हायर अल्केन से लोअर अल्केन का कन्वर्जन हो जाता है। डन, चलो इतना काफी है, बाकी आपको PDF मिलेगी, इसको रीड कर लो। थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए, अच्छा लगा आज प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन कवर करके। अगर मैं आज की प्रॉपर्टी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, हेलोजिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद आइसोमराइजेशन एरोमेटाइजेशन देख लेना, बस ये 3 प्रॉपर्टी, बाकी तो कोई ऐसी आई नहीं है एज सच। आइसोमराइजेशन एरोमेटाइजेशन आ चुका है, तो वो आप एक एक बार देख लेना, आसान है वो तो। और हेलोजिनेशन अच्छे से कवर कर लेना, बाकी तो कंबस्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन वगैरह ये सब नहीं आई है। क्लियर है एकदम, चलें फिर। तो अब हम मुलाकात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। आपको DPP मिलेगी, आप उसको सॉल्व कर लेना, और हेलोजिनेशन को अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अल्कीन्स। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ओके बाय।